तो पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनद से नहीं है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी मंदाकिनी। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कोसी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, कोसी नदी का स्रोत हिमनद से नहीं है। यह पूर्वी नेपाल के गोसाईनाथ से निकलकर भारत में कोसी की लंबाई 730 किलोमीटर है। भागलपुर बिहार के समीप गंगा में यह मिल जाती है। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इसे बिहार का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा चंबल नदी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, पूर्ववर्ती नदियों के समान ही पूर्वारोपित अध्यारोपित नदियाँ अपने प्रवाह स्थल संरचना के साथ समायोजित नहीं होती, अर्थात स्थल के ढाल का अनुसरण नहीं करती। भारत में चंबल नदी, सोन नदी इसका अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सूची 2 में नदियां। तो इदुक्की परियोजना जो पेरियार नदी में है, माटाटीला बेतवा में, नागार्जुन कृष्णा में, पंचमपाद गोदावरी में। यह यूपी पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया था। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, इदुक्की बांध परियोजना केरल राज्य में पेरियार नदी पर, माटाटीला बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और पंचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में बना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन ए वर्ष भर वर्षा, ऑप्शन बी केवल शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन सी अत्यंत अल्पकालीन वर्षा, ऑप्शन डी निश्चित शुष्क तथा आर्द्र वर्षा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र वर्षा। यह आईएएस प्री परीक्षा 2012 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, उष्णकटिबंधीय जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं। स्पष्ट है कि शुष्क आर्द्र, वर्ष भर तापमान ऊंचा और अधिक सूर्यतप। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 500 से 200 मिलीमीटर के बीच होती है तथा किसी भी महीने में 20 सेंटीग्रेड से नीचे तापमान नहीं जा पाता। अगला प्रश्न, 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार अति सघन वन कितने % है? ऑप्शन ए 13.93%, ऑप्शन बी 43.30%, ऑप्शन सी 42.75%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 13.93%। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, 16वीं वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र 13.93% है। अति सघन वन 43.30% है। मध्यम वन 42.75 खुले वन से आच्छादित है। ध्यातव्य है कि अति सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि मध्यम सघन वन खुले वन सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, मानव भूगोल बेचैन मानव और अस्थिर पृथ्वी के बदलते संबंध का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए ई हंटिंगटन, ऑप्शन बी ई सी सैम्पल, ऑप्शन सी ग्रिफिन टेलर, ऑप्शन डी स्टैम्प। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा बी ई सी सैम्पल। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, मानव भूगोल के बेचैन मानव और अस्थिर पृथ्वी के बदलते संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा सैम्पल ने दी। इस परिभाषा में सैम्पल की विचारधारा पर्यावरण नियतवाद का प्रभाव स्पष्ट है। यह पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियार्ड, ऑप्शन बी मंगोलियार्ड, ऑप्शन सी निग्रो, ऑप्शन डी निग्रेटो। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा डी निग्रेटो। यह पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, ग्रिफिन टेलर का कपाल सूचकांक और बालों की बनावट के आधार पर मानते हुए समस्त मानव प्रजातियों का विकास क्रम 7 श्रेणियों में
विभक्त किया। पहला निग्रेटो, दूसरा निग्रो, तीसरा ऑस्ट्रेलियाड, चौथा भूमध्य सागरी, पांचवा नॉर्डिक, छठवां अल्पाइन, सातवां मंगोलायड। तो अतः निग्रेटो सबसे प्राचीन प्रजाति मानी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आलोचनात्मक भूगोल में कौन सी स्थानिक प्रतिरूप की व्याख्या में सामाजिक संरचना पर बल देता है? ऑप्शन ए मानवतावादी भूगोल, ऑप्शन बी कल्याणपरक भूगोल, ऑप्शन सी क्रांतिपरक भूगोल, ऑप्शन डी आचरणपरक भूगोल। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आचरणपरक भूगोल। यह यूपीजीएससी प्रवक्ता 2000 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, आचरणपरक भूगोल स्थानिक प्रतिरूप की व्याख्या की संरचना पर बल देता है। अगला प्रश्न, अत्यंत नूतन हिमकाल का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम में है? ऑप्शन ए मिंडेल उर्म गुंज रिस, ऑप्शन बी गुंज मिंडेल रिस उर्म, ऑप्शन सी उर्म मिंडेल रिस गुंज, ऑप्शन डी रिस मिंडेल उर्म गुंज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गुंज मिंडेल रिस उर्म। यह यूजीसी नेट 2016 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, पृथ्वी के इतिहास में दो युगों में हिमयुग, पहला प्लीटोसीन, दूसरा कार्बोनिफेरस युग में इन हिम युगों में यूरोपीय विद्वानों द्वारा क्रमशः गुंज मिंडेल रिस उर्म युगों में बांटा, जबकि अमेरिकी विद्वानों ने इसे नेब्रास्कन, कंसास, इलोइन, विनकॉन्सिन युगों में विभाजित किया। इस समय संपूर्ण पृथ्वी पर हिमानी जम गई थी। अगला प्रश्न, अपवाह प्रतिरूप जो इसे प्रवाहित होने की मूल संरचना से नियंत्रित नहीं होती है कहा जाता है? ए क्रमवर्ती, ऑप्शन बी अनुवर्ती, ऑप्शन सी अक्रमवर्ती, ऑप्शन डी पुनः क्रमवर्ती। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अक्रमवर्ती। और यूजीसी नोट 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, अक्रमवर्ती अफवाह प्रतिरूप जो प्रवाहित होने की मूल संरचना से प्रभावित नहीं होती है या ढाल का अनुसरण नहीं करती है, बाकी सभी ढाल का अनुसरण कर दी है। ऑप्शन क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सी हिमजली निक्षेप से बनी स्थलाकृतियाँ नहीं है? ऑप्शन ए ड्रमलिन, ऑप्शन बी एस्कर, ऑप्शन सी हॉर्न, ऑप्शन डी केम। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हॉर्न। यूजीसी नेट 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, हिमानी अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियाँ यू आकार की घाटी, सर्क, लटकती घाटी, तीक्ष्ण कटक, टॉर्न, हॉर्न, ग्रीसरिंग, नुनाटक, राजमुटोने, हिमसोपान, पेनास्टर झील और फियोर्ड हिमानी से बनी हिमानी निक्षेपण द्वारा बनी स्थलाकृतियाँ हिमोड़, ड्रमलिन, एस्कर, केम, केटिल, हमक, हिमनद, अवक्षेप मैदान। अगला प्रश्न, क्षेत्र का संचयी प्रतिशत के मुकाबले जनसंख्या संचय प्रतिशत निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए ग्रेविटी मॉडल, ऑप्शन बी बीटा सूचकांक, ऑप्शन बी ओज यू कर्व, ऑप्शन डी लॉरेंज कर्व। तो इसका जो सही ऑप्शन डी हो जाएगा लॉरेंज कर्व। यूजीसी नेट 2015 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, क्षेत्र संचयी प्रतिशत के मुकाबले जनसंख्या संचयी प्रतिशत को लॉरेंज कर्व के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो आज इतना ही। जय हिंद।